इस वीडियो लेक्चर में हम बात करते हैं नाभिक के स्थायित्व के बारे में और N/Z अनुपात के बारे में कि N और Z यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो अनुपात है वो किस प्रकार से नाभिक के स्थायित्व को प्रभावित करता है। यानी कि किसी नाभिक के अंदर न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या जो है उनके आधार पर नाभिक के स्थायित्व के बारे में हम आज इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए नाभिक के स्थायित्व के ऊपर सबसे पहले बात करने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि नाभिक दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्थायी नाभिक और दूसरा होता है अस्थायी नाभिक। जैसा कि इनके नाम से अपन जान सकते हैं स्टेबल न्यूक्लियस, यानी कि हम स्टेबल न्यूक्लियस और स्थायी नाभिक का मतलब ये होता है कि ऐसे नाभिक जो समय के साथ विघटित नहीं होते हैं, अर्थात उनमें न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की जो संख्या है और कुल द्रव्यमान संख्या जो है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉनों की संख्या उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ऐसे नाभिक क्या कहलाते हैं? स्थायी नाभिक कहलाते हैं। दूसरा है अस्थायी नाभिक। अस्थायी नाभिक में रेडियो एक्टिव नाभिक को हम शामिल कर सकते हैं कि ऐसे नाभिक जो समय के साथ विघटित हो जाते हैं। समय के साथ विघटित होने से मतलब है कि उनमें अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके, यानी कि अल्फा कणों का भी विक्षय हो सकता है, बीटा कणों का विक्षय हो सकता है और गामा कणों का विक्षय हो सकता है। दूसरा वो ऐसे नाभिक जिनमें जो विखंडित होकर टूट जाते हैं और टूटकर दो हल्के द्रव्यमान वाले नाभिकों में विघटित हो जाते हैं, तो वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? अस्थायी नाभिक कहलाते हैं। नाभिक की जो स्थायित्व जो है, अब स्थायी नाभिक और अस्थायी नाभिक के बारे में हम बात हो गई अपनी, तो हम नाभिक के स्थायित्व के बारे में बात करेंगे। तो स्थायित्व जो है वो किससे डिफाइन होता है? बंधन ऊर्जा। स्थायित्व को परिभाषित कौन करता है? नाभिक की बंधन ऊर्जा, यानी कि नाभिक की जो बंधन ऊर्जा है, बंधन ऊर्जा के बारे में एक या दो वीडियो लेक्चर पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि बंधन ऊर्जा क्या होती है। तो बंधन ऊर्जा जो है यानी कि नाभिक में न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों को बांध के रखने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है, या फिर हम ये कह दें कि नाभिक में जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है उनको तोड़ने के लिए, उनको बाहर निकालने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है वह बंधन ऊर्जा कहलाती है। तो स्थायित्व किससे डिफाइन होता है? बंधन ऊर्जा से डिफाइन होता है। तो किसी भी नाभिक की यदि बंधन ऊर्जा ज्यादा है तो वह नाभिक ज्यादा स्थायी होगा, और यदि किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा कम है तो वह नाभिक कम स्थायी होता है। यानी कि अब हम ये कह सकते हैं कि किसी भी नाभिक के स्थायित्व का मापन उसकी बंधन ऊर्जा के द्वारा होता है। अब नाभिक के स्थायित्व को मापन करने के लिए N और Z यानी कि न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या के बीच एक ग्राफ यदि हम प्लॉट करें तो वो जो ग्राफ है, ये न्यूट्रॉनों की संख्या N हो गई, ये प्रोटॉनों की संख्या Z हो गई। तो इसमें ये परमाणु क्रमांक यानी प्रोटॉनों की संख्या 20 तक ये जो है इस प्रकार से चलता है। यानी कि अब हम यहाँ पर स्टेबिलिटी लाइन को ड्रॉ कर दें तो ये इस प्रकार से चलता है। यदि हल्के जो नाभिक हैं उनमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है। अब इसके बाद में यदि इसी रेखा को मैं आगे बढ़ूं तो ये इस प्रकार से N=Z रेखा कहलाती है। यानी कि N=Z रेखा क्या हो गई? ये एक सीधी रेखा हो गई जिसमें यानी कि ऐसे रेखा जिनमें नाभिकों के लिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की संख्या यदि बराबर है तो हम कह सकते हैं कि यह रेखा N/Z रेखा कहलाती है। लेकिन देखा जाए तो नाभिकों की स्टडी करें तो न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या को यदि हम स्टडी करते हैं तो एक्चुअली क्या देखते हैं कि परमाणु संख्या यानी कि प्रोटॉनों की संख्या 20 के बाद में जो नाभिक हैं उनमें न्यूट्रॉनों की संख्या तेजी से बढ़ना शुरू हो जाती है। इस प्रकार से
बढ़ना शुरू हो जाती है, यानी कि ये जो n इक्वल टू जेड रेखा थी इससे थोड़ा सा कहा ऊपर की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो गई। इस प्रकार से ये रेखा इस प्रकार से बढ़ना शुरू हो जाती है। अब यदि इस रेखा में कोई नाभिक इस प्रकार की रेखा पर है जिनके z इक्वल टू इस रेखा के लिए z इक्वल टू क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, यानी कि इस पूरी रेखा के लिए z का मान क्या है, समान है। यदि इसी प्रकार से यहां मैं एक लाइन और ड्रॉ कर दूं तो इसके लिए n क्या हो जाएगा, n समान हो जाएगा, यानी कि ऐसे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान है, ये क्या हो गया, z समान। और यदि इसके साथ साथ एक ग्राफ और प्लॉट कर देता हूं तो ये जो है n प्लस जेड दोनों समान हो, यदि ऐसे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉन प्लस जेड यानी न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन यानी कि द्रव्यमान संख्या समान होती है, उनके लिए ये ग्राफ प्लॉट किया जा सकता है। इस ग्राफ को क्या कहते हैं, सेगर चार्ट कहते हैं, सेगर चार्ट। तो नाभिकों के स्थायित्व के लिए इस ग्राफ, ये जो ग्राफ है ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अपने को प्रोवाइड करता है। अब देखिए एक्चुअली में यहां से इस n/z लाइन जो थी तो इस पर नाभिक नहीं होकर इसके ऊपर या इधर होते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो नाभिक इधर होते हैं, तो हम इस ग्राफ को इस प्रकार से भी प्लॉट कर सकते हैं कि n हो गया, ये z हो गया और ये इस प्रकार से लाइन चल गई जो स्थायित्व के नाभिक के स्थायित्व को प्रदर्शित करती है। तो एक्चुअली में अब यहाँ पर यानी कि नाभिक जो है इस ये जो रेखा कहलाती है ये स्थायित्व रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है, ये स्थायित्व रेखा कहलाती है। अब जो भारी नाभिक हैं उनका विखंडन इस प्रकार से होता है कि विखंडन के पश्चात उनके लिए n/z का मान इस प्रकार हो जाए कि वो स्थायित्व रेखा की तरफ आ जाए। एक बार मैं बताता हूं कि भारी नाभिकों में नाभिक का विखंडन इस प्रकार से होता है कि विखंडित होने के पश्चात n/z यानी कि n का z के साथ अनुपात इस प्रकार से हो जाए कि नाभिक स्थायित्व रेखा पर आ जाए। तो इस विखंडन के लिए यानी जो विखंडन होता है वो 3 प्रकार के हो सकते हैं, अल्फा, बीटा प्लस और बीटा माइनस। अब एक्चुअली देखा जाए तो n इक्वल टू जेड जो रेखा थी यानी कि न्यूट्रॉनों प्लस और प्रोटॉनों की संख्या बराबर हो उसको प्रदर्शित करती है। लेकिन अब नाभिक में यदि भारी नाभिक हल्के नाभिकों से हम भारी नाभिकों की तरफ जाते हैं तो उनमें प्रोटॉनों की संख्या भी बढ़ती जाती है। तो एक्चुअली क्या होता है कि प्रोटॉनों की संख्या बढ़ने के कारण से प्रोटॉनों के बीच में धनात्मक आवेश होने के कारण से यानी कि समान आवेश होने के कारण से कूलॉम प्रतिकर्षण बल लगना भी शुरू होता है। यानी कि हल्के नाभिक है उनमें भी बल लगता है लेकिन उस बल का मान नाभिकीय बल के कंपैरिजन में बहुत कम होता है, इसलिए वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे भारी नाभिकों की तरफ जाते हैं तो चूंकि प्रोटॉनों की संख्या अधिक होने के कारण से उनके मध्य कूलॉम प्रतिकर्षण बल भी प्रभावित होने लगता है। इसलिए नाभिक के स्थायित्व के लिए यह आवश्यक है कि नाभिक में प्रोटॉनों की बजाय न्यूट्रॉनों की संख्या ज्यादा बढ़े, क्योंकि नाभिक अस्थायी कण है, नाभिक पर न्यूट्रॉन जो है अस्थायी कण है और अनावेशित कण है, न्यूट्रॉन जो है वो अनावेशित कण है और उस पर केवल नाभिकीय बल ही लगता है, कूलॉम प्रतिकर्षण बल नहीं लगता है। इसलिए स्थायी नाभिकों के लिए यह आवश्यक भी है कि नाभिक में न्यूट्रॉनों का मान प्रोटॉनों के कंपैरिजन में ज्यादा बढ़ना चाहिए। और यदि हम भारी नाभिक यानी कि 92 यूरेनियम 238 को डिस्कस करें तो इसमें
प्रोटॉन जेड कितना हो गया 92, न्यूट्रॉन कितना हो गया 238 माइनस 92। तो n बाई जेड यानी कि n बाई जेड कितना हो जाएगा 126। तो n बाई जेड यदि निकालना चाहिए हम यहाँ से तो n अपॉन जेड रेशियो निकालना चाहिए 126 अपॉन 92। तो ये लगभग कितना आता है 1.6 आता है। यानी कि न्यूट्रॉनों का मान स्थायित्व के लिए ये जरूरी है, न्यूट्रॉनों का मान जो है न्यूट्रॉनों का मान प्रोटॉन के कंपैरिजन में 1.6 गुना या n और z का अनुपात 1.6 से अधिक नहीं हो सकता है। इस ग्राफ को nz ग्राफ भी कहते हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन ग्राफ भी कहते हैं और शेगर चार्ट भी कहते हैं। अब मैंने कहा कि जो नाभिक हैं वो स्थायित्व प्राप्त करने के लिए विघटित होते हैं, तो उनका विघटन जो है वो 3 प्रकार से होता है। पहला है अल्फा क्षय। अल्फा क्षय में जो प्रोटॉनों की संख्या है वह 2 से कम हो जाती है, न्यूट्रॉनों की संख्या भी जो है वो 2 से कम हो जाती है। यानी कि हम यहाँ ये कह सकते हैं कि नाभिक का विखंडन इस प्रकार से होता है कि नए नाभिक यानी कि उत्पाद जो नाभिक प्राप्त होता है उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की संख्या 2 से कम हो जाती है और उत्पाद नाभिक जो प्राप्त हुआ उसकी द्रव्यमान संख्या 2 + 2 अर्थात 4 से कम हो जाती है। तो इस प्रकार के नाभिक को हम कह सकते हैं अक्ष ए जेड, यानी कि अक्ष क्या था पेरेंट न्यूक्लियस है, यानी कि पेरेंट न्यूक्लियस है। इसके बाद में प्रोडक्ट न्यूक्लियस जो है सपोज y प्राप्त होता है तो उसके लिए a कितना हो गया -4 हो गया और ये कितना हो गया z -2 प्लस 2h3 यानी कि इसकी यानी कि एक्चुअली देखा जाए तो जो अल्फा पार्टिकल जो प्राप्त हुआ यहाँ पर मैं अल्फा भी लिख सकता हूँ और ये भी लिख सकता हूँ। तो एक्चुअली देखा जाए तो अल्फा पार्टिकल हीलियम का न्यूक्लियस होता है, हीलियम जो एटम है उसका नाभिक होता है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल जो है अल्फा जो कण है उसका द्रव्यमान हीलियम नाभिक के बराबर होता है। इसलिए हम ये कहते हैं कि अल्फा क्षय में हीलियम का नाभिक उत्सर्जित हुआ या उत्पन्न हुआ। तो अब देखिए द्रव्यमान संख्या कितने से कम हो गई 4 से और प्रोटॉनों की संख्या 2 से कम हो गई, इसलिए न्यूट्रॉनों की संख्या भी 2 से कम हो जाती है। तो हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं ए अगर यूज नहीं करते हैं, कुछ बुक्स में यहाँ पर z और n भी यूज किया गया है, तो हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि z - 2 y n - 2 प्लस 2h3 तो ये भी बात सही है और ये भी सही है। यहाँ पर द्रव्यमान संख्या के रूप में दिखाया गया है और यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या के रूप में दिखाया गया है। अब ये जो अल्फा पार्टिकल अल्फा का जो क्षय होता है, सपोज कोई कण यहाँ पर था, ठीक है, सपोज कोई कण मान लेता हूँ कि मैं यहाँ पर था, इस स्थायित्व रेखा के यहाँ पर था, ये स्थायित्व रेखा थी यहाँ पर था। अब एक्चुअली देखा जाए तो अपने इस डेफिनेशन से बात करते हैं कि उसका z जो है वो 2 से कम हो गया, न्यूट्रॉनों की संख्या जो है वो भी 2 से कम हो गई। तो एक्चुअली में अब यहाँ आ गया हूँ, यहाँ आ गया। ये जो डायग्राम है एक सिमेट्रिक डायग्राम है, यानी कि हम ये समझ सकते हैं कि अल्फा का जो क्षय हुआ उसके बाद में जो नाभिक है उत्पाद नाभिक है वो इस यानी कि स्थायित्व रेखा जो थी इसके नजदीक आता है, यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं अल्फा क्षय। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये हुआ कि अल्फा क्षय यानी कि अल्फा कणों को उत्सर्जित करके कोई नाभिक स्थायित्व रेखा के नजदीक आता है। इसके बाद में दूसरा है बीटा प्लस क्षय। दूसरा क्या है बीटा प्लस क्षय।
बीटा प्लस है जो है बीटा प्लस एक्चुअली क्या है, ऐसा बीटा पार्टिकल है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। ऐसा बीटा पार्टिकल है, बीटा डीके जो हम पढ़ते हैं, बीटा डीके में दो प्रकार के पार्टिकल निकलते हैं, एक बीटा प्लस होता है और एक बीटा माइनस होता है। तो बीटा प्लस जो है एक्चुअली में उसमें प्रोटॉन की संख्या जो है वो 1 से कम हो जाती है, न्यूट्रॉन की संख्या 1 से बढ़ जाती है। तो यहाँ पर x, z और n, तो y जो उत्पाद नाभिक है, मैंने कहा कि प्रोटॉन की संख्या जो है वो 1 से कम हो जाती है, तो z -1 हो गया, और न्यूट्रॉन की संख्या 1 से बढ़ जाती है। तो एक्चुअली में यहाँ क्या हुआ कि प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन में बदल गया। यहाँ पर इस डेफिनेशन से हम यानी कि ये जो हुआ कि एक प्रोटॉन कम हो गया, न्यूट्रॉन बढ़ गया, तो एक्चुअली नाभिक के अंदर हुआ ये पूरा काम, बाहर तो हो नहीं रहा, नाभिक के अंदर हुआ। तो नाभिक के अंदर होने के कारण से हम ये कह सकते हैं कि एक प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन में बदला, क्योंकि बाहर होता तो हम अलग कह सकते थे कि कहाँ से आया किधर से आया हमारे को पता नहीं, लेकिन अंदर न्यूक्लियस के अंदर, नाभिक के अंदर यानी कि 10 की पावर -15 मीटर जो रेडियस होती है उसके स्फीयर के अंदर ये काम हो रहा है पूरा का पूरा। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि एक्चुअली में हुआ क्या कि प्रोटॉन की संख्या 1 कम हुई, न्यूट्रॉन 1 बढ़ा। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदल गया। तो हम यहाँ पर दूसरा पार्टिकल क्या निकलेगा, यहाँ पर बीटा प्लस, ठीक है। बीटा प्लस जो पार्टिकल है उसको 0e+1 भी कहते हैं। प्लस यहाँ पर उसके आवेश को दर्शाता है, प्लस जो है ये इसको +1 जो है उसको आवेश को दर्शाता है, 0 यानी कि द्रव्यमान को दर्शाता है कि बीटा पार्टिकल का जो द्रव्यमान है वो नाभिक के न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। अब देखिए बीटा प्लस निकलने के बाद में जो नाभिक है वो स्थायित्व रेखा के नजदीक किस प्रकार से जाता है। एक्चुअली सपोज नाभिक कहाँ था, यहाँ था, तो पहले मैं ये कह देता हूँ कि न्यूट्रॉन की संख्या जो है प्रोटॉन की संख्या जो है वो 1 से कम होती है, तो यहाँ से मान लीजिए इधर गया ये, ठीक है। और न्यूट्रॉन की संख्या जो है वो 1 से बढ़ती है। न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ने का मतलब ये हुआ कि ये यहाँ से ऊपर की तरफ गया, ऊपर की तरफ यानी कि सपोज यहाँ से ऊपर की तरफ गया, ठीक है। यानी कि इधर प्रोटॉन की संख्या 1 कम हो गई और ऊपर की तरफ न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ गई। तो इसी को मैं यहाँ पर भी ड्रॉ कर सकता हूँ, वेक्टर एडिशन जो नियम होता है उसके सहायता से यहाँ पर भी ड्रॉ कर सकता हूँ। तो ये कहाँ पहुँच गया, ये यहाँ पहुँच गया, यानी कि बीटा प्लस से एक्चुअली कहाँ था, यहाँ नाभिक था, और ये एक प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या तो 1 बढ़ गई, प्रोटॉन की संख्या 1 कम हो गई, तो जो परिणामी यानी कि उत्पाद नाभिक जो है वो कहाँ पहुँच गया, इस स्थायित्व रेखा के नजदीक पहुँच गया। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि बीटा प्लस से यानी कि बीटा प्लस कण के उत्पादन के पश्चात जो नाभिक है वो स्थायित्व रेखा के नजदीक पहुँच रहा है। अब तीसरा जो है वो है बीटा माइनस से। बीटा माइनस है जैसा कि बीटा प्लस है उसका जस्ट ऑपोजिट, यानी कि x, z, n, y। अब क्या हो जाएगा, एक प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाएगी, z+1 और ये n-1 प्लस बीटा माइनस और ये 0e-1, यानी कि माइनस जो है इसके आवेश को दर्शाता है और ये बीटा माइनस कण है। तो बीटा माइनस कण के उत्पादन के पश्चात उत्सर्जन डीके के पश्चात हम देखते हैं कि जो पेरेंट न्यूक्लियस है उसकी प्रोटॉन की संख्या 1 से बढ़ गई और न्यूट्रॉन की संख्या 1 से कम हो गई। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि एक्चुअली उसी स्फीयर यानी 10 की पावर -15 मीटर के रेडियस के बारे में हम बात कर रहे थे, उस स्फीयर के बारे में बात कर रहे थे जिसकी रेडियस 10 की पावर -15 मीटर है, यानी कि फर्मी के ऑर्डर की है। तो वहां पर उसकी नाभिक के अंदर ही प्रोसेस हो रही है, तो न्यूट्रॉन की संख्या कम हुई, प्रोटॉन की बढ़ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में कन्वर्जन हो रहा है। तो यहाँ पर
इसी को हम इसी प्रकार के रेखीय डायग्राम से समझना चाहें तो हम यहाँ यदि नाभिक था, न्यूट्रॉन की संख्या 1 कम हो गई, प्रोटॉन की संख्या 1 बढ़ गई, तो यहाँ पर ये उत्पाद नाभिक कहाँ स्थायित्व रेखा के नजदीक जा रहा है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अल्फा डीके, बीटा डीके और जो गामा अल्फा, बीटा प्लस और बीटा माइनस जो 3 प्रकार के क्षय हमने पढ़े, इन तीनों क्षय के बाद में जो नाभिक है, उत्पाद नाभिक है, क्षय के पश्चात प्रोडक्ट न्यूक्लियस जो है उत्पाद नाभिक है वो स्थायित्व की तरफ अप्रोच करता है, यानी कि स्थायित्व रेखा की तरफ जाता है।